हाय गाइस, आई होप आपको पिछले वाले सेशन के तीनों क्वेश्चंस बेटा समझ गए हैं। बेटा वो तीन क्वेश्चन के कारण ही जैसा मैंने आपको कहा था चैप्टर थोड़ा बदनाम है। बेटा अब आज हम लोग 5 थ्योरम देखने वाले हैं। बेटा 5 में से एक थ्योरम का आपको प्रूफ है, वो प्रूफ भी बहुत सिंपल सा है और रादर पांचों थ्योरम्स आपको समझने के लिए आसान है। बट बात यह है बेटा कि इन थ्योरम्स में से रादर इसमें 4 थ्योरम्स जो है उसको ही हम लोग बहुत अप्लाई करके कई सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। रादर बेटा जितना हम लोग को इसमें आता है ना एग्जाम में, वो मेजरली इसके अराउंड का ही आता है। तो बेटा आप लोगों से इसलिए प्लीज सीरियस लेवल पर रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को क्या करना है, पूरा ध्यान देना है जब मैं आपको थ्योरम समझा रहा हूँ। आज उसके बाद बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन बेस्ड हम लोग करेंगे नहीं, आपको एक सिर्फ एग्जांपल दे दे के चीज़ें मैं समझा दूंगा। बट प्लीज़ गाइस, आप लोग प्लीज़ आज के सेशन में ध्यान दीजिएगा, जब मैं थ्योरम का प्रूफ बता रहा हूँ तब भी, थ्योरम जब समझाओ तब भी, और उसका छोटा छोटा जो एप्लीकेशन बेस्ड रैंडम क्वेश्चन बना के बताऊंगा तब भी, ठीक है। तो थ्योरम के पहले थोड़ा सा अपन एक चीज़ समझ लेते हैं। बेटा मान लीजिए याद है सर्कल था हमारा, उसका आर्क, तो मान लीजिए ये कुछ भी पी क्यू, वैसे आर्क को कुछ ऐसा रिप्रेजेंट किया जाता है बट ठीक है छोड़ो। पी क्यू मेरा एक आर्क है। अब मैंने बोला है कि ये सेंटर पे एक एंगल सबटेंड करता है। तो देखिए सर, ये मेरा सेंटर है ओ, सेंटर पे एंगल सबटेंड करने का मतलब क्या होता है, ये जो एंगल है उसको बोलेंगे कि ये सेंटर पे एंगल सबटेंड हुआ है। मेरा नहीं सर, सेंटर पे नहीं, ये रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे एक एंगल सबटेंड करता है। तो देखिए ये आर्क खुद इतना हो गया था, तब रिमेनिंग पार्ट कितना हो जाएगा बेटा, ये मेरा रिमेनिंग पार्ट हो जाएगा। तब उस पर एंगल सबटेंड करना का मतलब क्या हो जाता है बेटा, मान लीजिए ये पॉइंट है, तो ये एंगल को बोलते हैं रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे इस आर्क का एंगल सबटेंड करना। या फिर नहीं सर, ये वाला एंगल है, तो वो भी बेटा एक चीज़ हो गई है। फिर नहीं सर, हमारा ये वाला एंगल है, ठीक है, ये भी एक एंगल हो गया हमारा। नहीं सर, हमारा तो ये वाले पॉइंट पे आर्क बनाना है, तो ठीक है, ये वाला मेरा एक आर्क हो गया, ये एंगल हो गया, समझा। तो बेसिकली अभी मैंने आपको क्या बताया, एक आर्क का अगर मैं बोल रहा हूँ सेंटर पे एक एंगल सबटेंड करता है तो वो कौन सा एंगल होगा, और रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे एक एंगल सबटेंड करता है तो वो कौन सा होगा। तो बेटा ये हमारा 8th थ्योरम है। पहले मैं थ्योरम लिख रहा हूँ, फिर मैं आपको थ्योरम लिखने का मौका दूंगा, फिर मैं आपको थ्योरम समझाऊंगा, फिर मैं आपको प्रूफ भी बताऊंगा, ठीक है। तो बेटा अब देखिए, मेरा 8th थ्योरम ये है, वो कहता है एंगल subtended by an arc, subtended by an arc at the center of a circle is double the angle subtended by it at any point on the remaining part of the सर्कल। थ्योरम क्या है बेटा, मैं रिपीट कर रहा हूं, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। इसका प्रूफ क्या है या इसका एक बार एक्सप्लेनेशन बताओ सर क्या है, वो सब मैं बताऊंगा। पहले आप लोग प्लीज इसको पॉज करके इतने थ्योरम को लिख लीजिए और नए पेज पर लिखिएगा, क्योंकि थ्योरम का प्रूफ भी हम करने वाले हैं। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्या दिया हुआ है। पहले सर्कल वर्कल बनाना पड़ेगा सर हमें, ठीक है बना लिया। अब दिया हुआ है एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर। तो मान लीजिए मेरा ये आर्क है, इसने सेंटर पे एक एंगल सबटेंड किया है, ठीक है। तो मान लीजिए ये ए बी था मेरा आर्क, ये सेंटर पे हो गया ओ, तो मेरा ये एंगल ए ओ बी की बात हो रही है, यहाँ तक एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल, ठीक है। अब क्या हो गया, एक और एंगल की बात हो रही है, कहाँ पे सबटेंडेड है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, तो मे बी ये वाले एंगल की बात हो रही होगी, ये वाले पॉइंट पे की, यानी ये वाला एंगल हो गया म्हणजे पी। तो इस एंगल सबटेंडेड बाय इट एट रिमेनिंग एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। अब इन दोनों के रिलेशन क्या दिया हुआ है, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर यानी एंगल ए ओ बी इज यानी इक्वल टू डबल, मतलब 2 इंटू एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पार्ट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। मतलब ये चीज़ हो जाता है। मतलब क्या हुआ, अगर मान लीजिए ये मेरा 100 डिग्रीज है, अगर मान लीजिए, मतलब ये मेरा 50 डिग्री होता है, मतलब सेंटर वाला डबल होता है ऊपर के कोई भी एंगल से, या मैं उल्टा बोल दूँ कि मे बी मान लीजिए ये मेरा 40 डिग्री था मे बी, तो बेटा ये मेरा 80 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब ये होता है, इंटरप्रिटेशन इसका ये है, ठीक है। अब गाइस, अब आप लोगों को इसका प्रूफ बताता हूँ मैं, ये आपको इंटरप्रिटेशन लिखना नहीं है,
प्रूफ बताने के लिए एक चीज़ मैं बता दूं बेटा, ये जो यहाँ पे हम लोगों ने आर्क लिखा है, ये आर्क आपका माइनर आर्क हो सकता है, सेमी सर्कुलर आर्क हो सकता है, या मेजर आर्क भी हो सकता है। मतलब ये तीनों तरीके के आर्क्स में आपका लगने वाला है। ठीक है, तो अब देखिए मेरे को टू प्रूफ क्या करना रहेगा, उससे पहले डायग्राम बनाता हूँ, फिर मैं गिवन टू प्रूफ, गिवन तो कुछ है नहीं वैसे, हम टू प्रूफ देख लेंगे। ठीक है, अब बेटा मैं आपको तीनों डायग्राम्स एक साथ बना रहा हूँ, तो तीनों डायग्राम मतलब माइनर आर्क भी, सेमी सर्कुलर आर्क भी और मेजर आर्क भी। ठीक है ना, तो देखिए अगर मेरा माइनर आर्क की बात हो रही होगी अगर, तो मे बी मेरा ये होगा माइनर आर्क, ये ए बी, सेंटर मेरा ये ओ है। ठीक है, और ये कोई भी पॉइंट मेरा मे बी पी है, सॉरी दिखने होगा, हाँ फाइन। ये मेरा किसकी बात होगी बेटा, ये मेरी हो गई है माइनर आर्क के लिए, मतलब ये मेरा तब का माइनर आर्क हो गया। चलो ठीक है, नेक्स्ट अब मैं देख रहा हूँ सेमी सर्कुलर आर्क का डायग्राम। तो देखिए सेमी सर्कुलर आर्क में को डायमीटर को एज आर्क लेना पड़ेगा। ठीक है, अब बेटा देखो ये सेंटर पे क्या एंगल सबटेंड करने वाला है, ये जोड़ूंगा और ये जोड़ूंगा, तो ये एंगल सबटेंड कर रहा है, तो 180 डिग्री है। चलो ठीक है, वो सब कुछ देख लेंगे। और बचा हुआ कोई भी पॉइंट, मे बी ये मेरा बोला पी पॉइंट है। ठीक है, और एक और क्या आता है मैंने आपको, मेजर आर्क, पहले इसको सेमी सर्कुलर आर्क लिख देता हूँ, और लास्ट वाला मैंने आपको देता मेजर आर्क। बेटा अपन तीनों को एक साथ प्रूफ करना है, तीनों एक जैसे ही प्रूफ हो गए। देखो मेजर आर्क मेरा ये ए बी है ना, ये मेरा आर्क कंसिडर कर रहा हूँ बेटा मैं। ठीक है, तो अब ये सेंटर पे क्या एंगल सबटेंड कर रहा है, अब बेटा देखो सेंटर पे वो ये वाला एंगल सबटेंड कर रहा है। ठीक है ना, ये चीज़ समझ लो आप लोग। और यहाँ पे क्या एंगल सबटेंड कर रहा हूँ, कोई पॉइंट पी है मेरा। ठीक है, ये में भी मेरा पॉइंट ओ था, ये भी मेरा पॉइंट ओ था। ठीक है, ये क्या हो गया मेरा मेजर आर्क। इन सब में सिर्फ एक जगह छोटा डिफरेंस आप लोगों को समझना पड़ता है बेटा, जो मेजर आर्क है वो सेंटर पे ये रिफ्लेक्स एंगल सबटेंड करता है। तो देखो अगर आप लोगों को मैं पूछ लिया ना मेजर आर्क का एंगल बताओ कौन सा है, तो ये वाला रहेगा बेटा, ये 180 से ज़्यादा है, इसलिए मुझे रिफ्लेक्स एंगल जैसा उसे लिखना पड़ेगा। तो देखो मुझे यहाँ पे गिवन तो वैसे कुछ है नहीं, मुझे टू प्रूफ क्या है, मुझे प्रूफ करना है एंगल ए ओ बी इज 2 टाइम्स एंगल पी ए बी। ये मुझे प्रूफ करना है इन केस 1 एंड 2। ठीक है, मतलब माइनर आर्क एंड मेजर सेमी सर्कुलर आर्क, और इसमें मुझे क्या प्रूफ करना है, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल पी ए बी। अगर बेटा ये ऐसा लिखूंगा ना, एंगल ए ओ बी का मतलब ये हो जाएगा, बट मेरा एंगल ए ओ बी ये नहीं, तब मेरा ये रहने वाला है, इसलिए मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी इज 2 टाइम्स एंगल पी ए बी, नहीं ए पी बी, ए यहाँ पे भी गलत दिया, सो सॉरी क्या दोनों जगह गलत दिया, ये ए पी बी होना चाहिए था, सो सॉरी गाइस, ए पी बी। मतलब देखो क्या करना है मुझे, यहाँ पे माइनर आर्क में ये एंगल इसका डबल है प्रूफ करना है, यहाँ पे मुझे प्रूफ करना है ये एंगल इसका डबल है, और यहाँ पे ए ओ बी एंगल नहीं बेटा, यहाँ पे रिफ्लेक्स ए ओ बी एंगल इसका मेरा डबल है, मुझे ये प्रूफ करना है। ठीक है, तीनों की तीनों में कंस्ट्रक्शन मेरा सेम चलता है। क्या है कंस्ट्रक्शन, जॉइन पी ओ एंड एक्सटेंड इट टू कोई भी रैंडम पॉइंट, क्या नाम दो इसको, सी दे दो। ठीक है, टू रैंडम पॉइंट सी, तो जॉइन पी ओ एंड एक्सटेंड टू पॉइंट सी, जॉइन पी ओ एंड एक्सटेंड टू पॉइंट सी, तो मैंने लिख दिया जॉइन पी ओ एंड एक्सटेंड टू पॉइंट सी, सॉरी पॉइंट सी। अब गाइस देखिए, अब मैं जो चीज़ लिखूंगा तीनों इसमें कॉमन चलने वाली है बेटा। ठीक है ना, तो आपको इतना कोई टेंशन नहीं रहने वाला है। सर क्या मतलब, दिखा दो सोल्यूशन। देखिए आपको जो डायग्राम को देखना है वो देखिए, आपको माइनर आर्क, सेमी सर्कुलर आर्क, मेजर आर्क, जिसको देखना देखो। इन ट्राइंगल पी ओ बी, पी ओ बी देखिए, पी ओ इक्वल टू बी ओ है मेरा रेडाई ऑफ सेम सर्कल विच इम्प्लाइज, अब देखो मेरे ये, अगर आप इस सर्कल को देख रहे हो तो ये इक्वल टू ये बोल दो, ये सर्कल तो ये इक्वल टू ये बोल दो, इसको देखो तो ये इक्वल टू ये बोल दो, जो आपको देखना देख लो। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया है, तो बेसिकली एंगल ओ पी बी इम्प्लाइज एंगल ओ पी बी इक्वल टू एंगल ओ बी पी हो जाएगा बेटा मेरा आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो लेट एंगल ओ पी बी इक्वल टू एंगल ओ बी पी
पी इक्वल्स टू एक्स, मैं ये चीज़ ऐसा मार्क कर रहा हूँ। तो बेसिकली अब यहाँ मार्क करने जाऊँगा तो देखो ये एक्स हो जाएगा मेरा, ये भी एक्स हो जाएगा, यहाँ पे ये एक्स मतलब ये भी एक्स, यहाँ पे भी ये एक्स मतलब ये भी एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब देखो बेटा क्या मेरा ये एक्सटीरियर एंगल आने वाला है, तो मैं वही चीज़ लिख रहा हूँ, यहाँ के लिए वो ये हो जाएगा और यहाँ के लिए वो ये चीज़ हो जाएगी। तो देखिए अब एंगल सी ओ बी इक्वल्स टू एंगल ओ पी बी प्लस एंगल ओ बी पी, ये क्या हो गया, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के कारण मेरा हो गया। चलो ठीक है, तो विच इम्प्लाइज एंगल सी ओ बी इज इक्वल टू मेरा 2x हो गया है। तो देखिए अब सब जगह सी ओ बी की वैल्यू लिख दिया मैंने, ये मेरा 2x हो गया है, ये भी मेरा 2x हो गया है, ये एंगल भी मेरा 2x हो चुका है। चलो ठीक है, अब क्या, अब वैसे ही मैं ये दूसरे वाले ट्राइंगल में पी ओ ए ट्राइंगल में लगाने वाला हूँ आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी वापस से। तो देखिए इन ट्राइंगल पी ओ ए, तब मेरा क्या क्या इक्वल है बेटा, तब मेरा पी ओ इज इक्वल टू ए ओ हो रहा है, अगेन रेडाई ऑफ सेम सर्कल। देख लीजिए बेटा यहाँ पे ये इज इक्वल टू ये बोलो, ये इक्वल टू ये बोलो, या फिर आप ये इक्वल टू ये बोलो, सबके अब सेम है मेरे, क्यों, रेडाई ऑफ द सेम सर्कल, जिस कारण से मेरा एंगल ओ पी ए इक्वल टू एंगल ओ ए पी होगा आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी के कारण। अब मैंने लेट एंगल ओ पी ए इक्वल टू एंगल ओ ए पी को मैंने y बोल दिया है। तब देखो मैं सबको y मार्क करना शुरू कर रहा हूँ, y y, ये भी y, ये भी y, ये y या फिर ये भी y। अब देखो वापस एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का एंगल सी ओ ए, कोई भी इसमें देख लो, एंगल सी ओ ए, एंगल सी ओ ए इज इक्वल टू एंगल ओ पी ए प्लस एंगल ओ ए पी होगा। ये कैसे हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के कारण हो जाएगा बेटा। अब जैसे ये हो गया इम्प्लाइज एंगल सी ओ ए की वैल्यू मेरी 2y के बराबर हो जाएगी। तो देखिए ये एंगल मेरा 2y हो गया है, ये एंगल मेरा 2y हो गया है, ये वाला एंगल भी मेरा 2y हो गया। सब इससे फ़ायदा क्या हुआ, देखो पहले से मैं पहले दो केसेस बता रहा हूँ, मतलब माइनर आर्क और सेमी सर्कुलर आर्क। देखिए ये पूरा एंगल 2x प्लस 2y हो चुका है, ये एंगल x प्लस y हो चुका है, देखो अपने आप ये एंगल इसका डबल हो चुका है। सेम चीज़ बेटा ये देखो ये एंगल 2x प्लस 2y हो चुका है, ये एंगल ये एंगल x प्लस y हो चुका है, मतलब देखो आप डबल हो चुका है। यहाँ पे देखो रिफ्लेक्स एंगल है ना, ये इस एंगल की बात कर रहे हैं बेटा, तो आप लोग एंगल ए ओ बी मत बोलना, वहाँ पे रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी चलेगा। तो देखो रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी 2x प्लस 2y हो गया, सिंपल एंगल ए पी भी x प्लस y हो गया, तो ये भी डबल हो गया। तब देखो अब मैं कैसे लिखूंगा, सॉरी ये 2x, हाँ अब देखिए मैं सब जगह पे इन केस 1 एंड 2 का मैं अलग बना रहा हूँ और यहाँ पे इन केस 3 का मैं अलग बना रहा हूँ। क्यों बेटा, केस 3 में मेरा रिफ्लेक्स एंगल लिखना पड़ेगा ना, उस कारण से। तो देखिए इन केस 1 एंड 2 एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी की वैल्यू 2x प्लस 2y हो गई है, और वही बेटा यहाँ पे रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी 180 से बड़ा वाले एंगल को रिफ्लेक्स एंगल बोलते थे, ध्यान रखो। यहाँ पे देखो मैं रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 2x प्लस 2y हो गया। अब देखो एंगल ए ओ बी, यहाँ से 2 कॉमन निकाला, x प्लस वाई, यहाँ पे भी रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी में से मैंने 2 कॉमन निकाला, x प्लस वाई हो गया। अब देखिए एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स, देखो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है हमारी, एंगल ए पी बी के बराबर में है, हाँ ये सॉरी ये बी था, ठीक है, हाँ एंगल ए पी बी के बराबर में ट्वाइस एंगल ए पी बी। यहाँ पे देखो रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी जो 2 टाइम्स x प्लस वाई, यहाँ पे भी तो एंगल ए पी बी के बराबर में ही है, मेजर आर्क है इसमें, ट्वाइस एंगल ए पी बी। ये केस 3 मतलब बेटा मेरा मेजर आर्क होता है, और केस 1 एंड 2 मतलब माइनर और सेमी सर्कुलर आर्क होता है। हो गया आपका दोनों इसमें प्रूफ, हैंस प्रूफ खत्म। देखो मैं आपको एक बार समझाता हूँ पूरा। देखिए हम लोगों को प्रूफ क्या करना था, एक आर्क वो माइनर हो, मेजर हो या सेमी सर्कल हो, तीनों इसमें एंगल सबटेंडेड बाय दैट आर्क एट सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय दैट रिमेनिंग पार्ट, कोई भी पार्ट ऑफ द सर्कल पे। तो हमने कैसे डायग्राम बनाया तीनों का, माइनर आर्क, सेमी सर्कुलर आर्क और मेजर आर्क का। फिर क्या किया, उससे एंगल सबटेंड किया अपन लोगों ने, कहाँ पे, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। तो देखिए
अगर ये मेरा माइनर आर्क है तो बच्चा लोग ये मेरा रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल हो गया है। अगर ये मेरा आर्क है तो ये मेरा रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल हो गया। सेम वे में अगर ये मेरा आर्क है बेटा तो ये मेरा रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल हो गया है। इसमें मैंने एंगल सबटेंड कर दिया। फिर कुछ कंस्ट्रक्शन से जो पॉइंट था मेरा पी रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, उसको सेंटर से जोड़ के एक्सटेंड किया, सब जगह वही किया। फिर वो मैंने आइसोसेलेस ट्रायंगल दोनों को प्रूव किया, वो एक्स एक्सटीरियर एंगल पूरा किया। फिर तो मेरा काम बहुत आसान हो गया था। पहले बेटा आप लोग इतना करो, फिर मैं आपको एक और ऑब्जर्वेशन मैं बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। तो पहले आपको जितना दिख रहा है स्क्रीन पे, आई होप आप लोगों ने पहले तो लिख लिया था, ये आप डायग्राम से बनाइए, जितना दिख रहा है आप लोग उतना तो करिए, खुद से आगे करने की कोशिश पहुंच सके एक बार कीजिए। चलिए अब आगे का देख लीजिए। ग्रेट। अब गाइस एक चीज नोटिस कीजिए आप लोग, इसी के नीचे आप लोग लिख लीजिए, आपको प्रूफ के समय लिखना नहीं पड़ता है। नोट इन सेमी सर्क्यूलर आर्क, हम सिर्फ सेमी सर्क्यूलर आर्क की बात करें। फिर देखिए एंगल ए ओ बी, मेरा एंगल ए ओ बी की वैल्यू जो कि 2x + 2y है, क्या वो 180 डिग्री होगा? क्यों? क्योंकि डायमीटर मतलब स्ट्रेट लाइन है, विच इम्प्लाइज x + y की वैल्यू 90 डिग्री होगा। और x + y एंगल क्या है मेरा? एंगल ए पी बी है, इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। सर यानी क्या हुआ? बेसिकली बेटा अगर आप एक सेमी सर्कल बनाते हो ना, तो अगर वो सेमी सर्कल या आर्क जो है वो सर्कल के ऊपर कोई भी एंगल सबटेंड कर रहा है तो ये हमेशा 90 डिग्री बनेगा। इसका मतलब क्या हो गया बच्चा मेरा, कि अगर मैंने एक ये सर्कल बनाया है, ठीक है, अब क्या है मेरा, मे बी ये सेमी सर्कुलर आर्क ये वाला है, ठीक है, तब ये एंगल हमेशा 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 90 डिग्री बनाने वाला है। ये चीज़ ध्यान रख लीजिए आप लोग, सेमी सर्कल हमेशा 90 डिग्री सबटेंड करेगा आपके सर्कल के ऊपर। ये बेटा आप लोगों को 10th में भी प्रॉपर्टी यूज होने वाली है, इसलिए ये वाली प्रॉपर्टी को अच्छे से रख लीजिएगा। अपन जब क्वेश्चन में भी यूज करेंगे अपन डायरेक्टली बोलेंगे सेमी सर्कल सबटेंड्स राइट एंगल ऑन द सर्कल, ठीक है। तो गाइस ये नोट पॉइंट को अच्छा खासा सा इंपॉर्टेंट मार्क करके आप प्लीज पॉज करके इसको भी लिख लीजिए। अब गाइस ये आपको लिखना नहीं है, मैं आपको सिर्फ समझा, चलो लिख भी लेंगे आप लोग, सिर्फ एक बार देख लीजिए कि देखिए अगर मान लीजिए मेरा ये ए बी अगर आर्क है, मान लीजिए ये मेरा 80 डिग्री है मान लीजिए, तो बताओ ये कितना होगा एंगल? परफेक्ट 160 डिग्री हो जाएगा। क्यों बेटा? ये दिस एंगल इज डबल दिस एंगल, ठीक है। अब यही अगर मान लीजिए अपना ये ए ओ बी ये, तो बताओ मेरा ए पी बी एंगल कितना होगा? हमेशा 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 ए पी बी एंगल मेरा 90 डिग्री होगा। अब मेजर आर्क का देखिए थोड़ा कंफ्यूजन होता है, पता नहीं क्यों, सिंपल सा ये बेटा वो भी, ये ए ओ बी ये पी है मान लीजिए। मुझे अगर ये 100 डिग्री दिया हुआ है मान लीजिए, अब मुझे आपने पूछा है ए ओ बी एंगल बताओ, रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी नहीं, तो देखो वैसे अपना रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी 200 डिग्रीज होने वाला है, ये वाला एंगल मेरा 200 डिग्रीज होने वाला है, ठीक है। अब उसके कारण एंगल ए ओ बी मेरा कितना हो जाएगा? ये अगर 200 तो बचा कुछ चाहिए मतलब 160 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। इसी का अगर मैं कॉन्वर्स आपको पूछूं कि भैया मेरा मान लो ये एंगल है मे बी मेरा 60 डिग्री मान लो भी के लिए, तो अब मुझे ये वाला एंगल बताओ, ठीक है। यानी तो गिवन क्या है? गिवन है मुझे एंगल ए ओ बी की वैल्यू 60 डिग्री, तो बेटा ये 30 डिग्रीज नहीं होगा, कंफ्यूज नहीं होना इस चीज़ से प्लीज़ बेटा। अब पहले देखो आपको ए ओ बी 60 है तो इम्प्लाइज आपको रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी इक्वल टू 300 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि मेजर आर्क की बात हो रही है। अब जैसे ये 300 बेटा हो गया मेरा, तो फिर क्या, अब ये इम्प्लाइज एंगल ए पी बी इसका हाफ है 150 डिग्री हो जाएगा, समझा? तो गाइज ये आप अपने लैंग्वेज में जैसा क्वेश्चन बना के लिखना चाहते हैं आप उस चीज़ को लिख सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ थ्योरम समझाने के लिए मैंने इतनी मेहनत की है। चलिए गाइज अब आप ये सोचोगे सर एक ही थ्योरम में इतना टाइम लग गया, बचे हुए जो 4 थ्योरम और बचे उनका क्या? बेटा बिल्कुल टेंशन मत लो, फट फट हो जाएगा, ठीक है। आपको थ्योरम लिखना पड़ेगा, उसका मतलब समझना पड़ेगा, खत्म, प्रूफ है ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट थ्योरम लिखिए बेटा, आई थिंक थ्योरम नंबर 9 है,
वो क्या बोलता है, एंगल्स ऑन सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो इसका मतलब क्या हुआ, एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट। तो एंगल ऑन सेगमेंट का मतलब क्या होता है वो बता देता हूँ। बेटा देखो, अब हमारा याद है ना, ये ऐसा ये ए बी सेगमेंट बनता था, एक सेकेंड, ये मेरा ए बी एक सेगमेंट बनता था। अब कभी कभी हो सकता है लाइन में बनाओ ही नहीं, कॉर्ड बनाओ ही नहीं, और सिर्फ ये ए बी को भी मैं सेगमेंट बोल दूँ, तो आर्क हो गया ना। बेटा अगर आप आर्क बोलोगे तो ये हो जाएगा, और सेगमेंट बोलोगे तो ये इतना पूरा हो जाएगा। वह देखा जाए तो ये थ्योरम में अगर आप एंगल्स ऑन द सेम आर्क आर इक्वल भी बोलते तो भी चल जाता था, बट देखो एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क सॉरी आर इक्वल, बट ये भी ठीक है, एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। अब देखो ये ए बी मेरा सेगमेंट है, ये कोई भी एक एंगल सबटेंड कर रहा है, मतलब ये वाला एंगल एक मान लीजिए कुछ पी हो गया, दूसरा एंगल क्या मे बी एक ये एंगल हो गया, ये क्यू हो गया। बेटा ये सेंटर नहीं है, कंफ्यूज मत होना, सेंटर नहीं है। तो ये थ्योरम के हिसाब से मेरा एंगल देखो, अगर मेरा ए बी मैंने सेगमेंट लिया है, ठीक है, तो उस कारण से बेटा मेरा एंगल ए क्यू बी और एंगल ए पी बी इक्वल आ गया, क्योंकि देखो दोनों के दोनों इसी सेगमेंट के ऊपर है बेटा। कौन से दोनों, ये वाला एंगल भी और ये वाला एंगल भी, ठीक है। कई बार आपको क्वेश्चन में दिखेगा मैं ये ऐसा सेगमेंट बनाऊंगा और फिर दिखाऊंगा आप लोगों को, बट कोशिश करो सेगमेंट बनाना पड़े, आपको वैसे ही समझ में आ जाए कि अच्छा देखो मैं ए बी सेगमेंट की बात कर रहा हूँ, तो एंगल ए क्यू बी और एंगल ए पी बी मेरा इक्वल आएगा, ठीक है। चलो ये थ्योरम को भी पॉज करके आप लोग लिख लीजिए। नाउ गाइस नेक्स्ट थ्योरम जो दिखने में बड़ा है, बट फायदा क्या है, इसके ऊपर सिर्फ एक ही क्वेश्चन है हमें एनसीईआरटी में, बाहर के और क्वेश्चन रहेंगे तो हम कर लेंगे। थ्योरम भी कुछ है ना आप लोगों को कहता लिखने को आता नहीं है ना, इसका प्रूफ है। तो पहले मैं आपको थ्योरम पूरा लिखा देता हूँ, थ्योरम लिखने में आपको एक एक वर्ड के थ्रू थ्योरम समझाऊंगा, ठीक है। तो आप चाहो तो मेरे साथ थ्योरम लिख सकते हो। थ्योरम नंबर 10 है, वो क्या बोलता है, इफ अ लाइन सेगमेंट joining two points subtends equal angles at two other points lying on the same side of the line containing the line segment then the 4 points lie in a circle ब्रैकेट में, और they are cyclic बोलो या कॉनसाइक्लिक। सब कुछ नहीं समझा मैं जानता हूँ। देखो पहले आप लोग ना पॉज करके थ्योरम लिख लो, अगर लिखा नहीं है तो मैं एक बार थ्योरम लिखते हैं वापस से। इफ अ लाइन सेगमेंट joining 2 points subtends equal angles at 2 other points lying on the same side of the line containing the line segment, then the 4 points lie in a circle। तो इसका मतलब क्या हुआ बताता हूँ, पहले आप ये पॉज करके प्लीज इसको ढंग से एक बार आप लोग लिख लीजिए प्लीज। चलिए अब बेटा अपन लोग इसको बनाना शुरू करते हैं, जिससे हम थ्योरम को समझ सकते हैं। क्या दिया हुआ है, इफ अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 2 पॉइंट्स, ठीक है, मतलब मेरे कोई तो भी 2 पॉइंट्स हैं, देखिए ये पॉइंट है एक ये पॉइंट है, उसको जॉइनिंग एक मेरा लाइन सेगमेंट है, ठीक है। अब क्या है, सबटेंड्स इक्वल एंगल्स एट 2 अदर पॉइंट्स लाइंग ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन, मतलब ये कोई 2 और पॉइंट्स लाइंग ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन, मतलब दोनों या तो ऊपर ले लो दोनों नीचे ले लो पॉइंट, दोनों को ऊपर ले लेता हूँ, मतलब एक ये पॉइंट हो गया एक ये पॉइंट हो गया, ठीक है। अगर ये दोनों सेम एंगल्स करते हैं, मतलब अगर मान लो मेरा ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल अगर इक्वल है, मतलब अगर मेरे लाइन्स ये थे ए बी था और ये पी बी है, मतलब इफ एंगल ए ये पी क्यू सॉरी ये एंगल ए पी बी और एंगल ए क्यू बी इक्वल है, देन क्या दिया है, देन द 4 पॉइंट्स लाई इन अ सर्कल, मतलब इन चारों पॉइंट के ऊपर से मैं एक सर्कल बना सकता हूँ। पहले याद करो, आपको बताया था मैंने, एक पॉइंट पे से इनफाइनाइट सर्कल्स होते हैं, 2 पॉइंट पे से पासिंग भी इनफाइनाइट होते हैं, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट पे से सिर्फ और सिर्फ एक यूनिक सर्कल बनता है। बेटा 4 पॉइंट जरूरी नहीं है सर्कल हमेशा बनाएंगे,
बट अगर ये कंडीशन होगी, सर कौन सी कंडीशन, मतलब जहाँ पे ये एंगल और ये एंगल ऐसा इक्वल आ जाएगा, तो फिर हाँ इन चारों पे से मैं पक्का से एक सर्कल बना पाऊंगा। इसका मतलब ये हुआ है। देखो एक बार समझो ये थ्योरम का मतलब, अगर एक लाइन सेगमेंट दो पॉइंट्स से जोड़ के एक लाइन सेगमेंट बन रही है, दो और पॉइंट्स लिया है जो मैं ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन सेगमेंट लाई करता है, मतलब या तो ऊपर लाई करते होगे दोनों या नीचे लाई करते होगे। अब ये दोनों पॉइंट्स वो दो पॉइंट्स के ऊपर इक्वल एंगल सबटेंड कर रहे हैं, मतलब क्या हो गया, मेरा ये एंगल और ये एंगल इक्वल अगर हो रहा है तो फिर इन चारों के ऊपर से एक पक्का से मेरा सर्कल पास होगा। या फिर इसको मैं बताऊँ ये मेरे कॉन्साइक्लिक है। कॉन्साइक्लिक का मतलब होता है वो चार पॉइंट्स जिसके ऊपर से मैं सर्कल बना रहा हूँ, उसे हम लोग कॉन्साइक्लिक बोलना शुरू करते हैं। हम आगे साइक्लिक और कॉन्साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसमें आपको और ज़्यादा कुछ ऐसा रहने नहीं वाला है, तो गाइस प्लीज़ एक बार पॉज करके इस टू से इसको सॉल्व कर लीजिए आप लोग। चलिए अब लास्ट के दो थ्योरम्स, दोनों थ्योरम समझने में ईजी और एप्लीकेशन में उतने ही इंपॉर्टेंट हमारे। क्या है पहला 11th वाला थ्योरम, द सम ऑफ opposite angles of a cyclic quadrilateral, the sum of opposite angles of a cyclic quadrilateral is 180 डिग्री। तो इसका मतलब क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल मतलब वो क्वाड्रिलैटरल जो सर्कल के ऊपर लाई करे, यानी ऐसे चारों पॉइंट्स सर्कल पर लाई करे। तो अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है मतलब कुछ मे बी वो ऐसा क्वाड्रिलैटरल हो रहा होगा, मे बी कुछ रैंडम, ये ए बी सी डी। इसका मतलब क्या हो गया, एंगल ए प्लस एंगल सी की वैल्यू 180 डिग्री होगी, देखो अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल, या फिर एंगल बी प्लस एंगल डी की वैल्यू भी ए सी था की वैल्यू 180 डिग्री हो रही होगी। समझा? चलो इसको भी करो पॉज, इसको कर लो सॉल्व आप लोग। नाउ द लास्ट थ्योरम फॉर द डे एंड अ वेरी सिंपल वन रादर, जो इसका कॉन्वर्स ये है, इफ सम ऑफ अ पेयर of opposite angles of a quadrilateral is 180 डिग्री। मतलब अगर एक क्वाड्रिलैटरल के अपोजिट, कोई भी एक पैर के अपोजिट एंगल का सम 180 है, अरे एक पैर का है तो दूसरे पैर का अपना आप ही हो जाएगा, तो इफ सम ऑफ अ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ क्वाड्रिलैटरल इज 180 डिग्री देन द क्वाड्रिलैटरल इज साइक्लिक। तो मतलब क्या बेटा, इन्हें वो चारों पॉइंट के ऊपर एक सर्कल पास हो सकेगा। तो देखो अपन ने चार पॉइंट के ऊपर सर्कल पास करने के दो तरीके देख लिया, एक ये वाला गंदा था थ्योरम, और एक ये वाला क्या कि अगर एक क्वाड्रिलैटरल है मेरे पास, इफ ये मान लो ये ए बी सी डी है मेरा, इफ एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180, अपने आप ही वैसे भी एंगल बी प्लस एंगल डी तो अपने आप ही नहीं, देखो और एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 180, देन सर्कल विल पास थ्रू ए बी सी डी। मतलब ये चारों पॉइंट के ऊपर से मैं एक सर्कल बना पाऊंगा। समझा चीज़ क्या हुई है? चलो इसको भी पॉज करो और लिख लो। तो गाइस यहाँ पे पूरे थ्योरम्स खत्म होते हैं। अब हम लोग एक एक्सरसाइज है वो एक साथ पूरी की पूरी नहीं करेंगे, बट कई सारे सिंपल क्वेश्चंस कल के सेशन में हम लोग एक साथ निपटा देंगे। आप लोगों को अच्छा खासा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, बट उसके लिए पहले आपको ये जो थ्योरम्स पूरे बताए वो अच्छे समझे होने चाहिए। तो आप एक बार थ्योरम्स को अच्छे से रीड कर लीजिए, जो थ्योरम नहीं समझ में आ रहा उतने पार्ट का वीडियो वापस देख लीजिए, तो आपको अच्छा खासा कंफर्टेबल हो जाएगा। ठीक है, चलिए गाइस कल के सेशन में मिलते हैं, बाय गाइस।